हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो, सभी के मिड टर्म्स एग्जाम्स आसपास चल रहे हैं, कुछ के आने वाले भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डाल रखे हैं। एंड मोस्टली जो बच्चे हैं उनके मिड टर्म्स के अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं, दैट इज सेल एंड टिश्यूज। सो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों के सिलेबस में स्कूल वालों ने सेल करवा रखा हो, टिश्यूज ना करवा रखा हो, दूसरा करवा दिया हो कोई, बट सेल्स एंड टिश्यूज के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों को ये एग्जाम में आ रहा है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलो जी, तो करते हैं शुरू और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन सुन करके मतलब देख करके काफी अच्छा लग रहा होगा, इतना आसान सा सवाल, इसको तो हम ऐसे ही आंसर कर देंगे। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो मेरे को लगता है कि अगर किसी ने सेल वाला चैप्टर की शुरुआत भी करी है तो उसको ये तो पता होगा कि भाई रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। तो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने डिस्कवर करा था क्या? सेल। बट सवाल आता है कि हाउ, तो हाउ लिखने में ना थोड़े बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि कैसे किया था, इसको कैसे लिखे एग्जाम में। तो कैसे लिखना है आपको, ये देखिए। व्हेन ही सॉ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क का मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। अगर आप कॉर्क वर्ड मेंशन नहीं करते हैं सॉल्यूशन के अंदर या आंसर के अंदर तो आपका आधा मार्क्स तो कट जाएगा। ओके, अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। सो बेसिकली क्या हुआ था, एक मिनट रुकिए, हाँ जी। सो व्हेन ही सॉ, कब डिस्कवर किया था, कैसे करा था, जब उन्होंने देखा था कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मधुमक्खी के जैसा स्ट्रक्चर, व्हाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क में आता है। सो आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। ठीक है, या जैसा कि आपको पता होगा कि लिविंग सेल जो है वो किसने करा है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवर किया है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, एवी ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करा था हमारा लिविंग सेल। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमसे पूछा जाता है ना कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, तो सोचते हैं कि रॉबर्ट हुक मार्क करें या ल्यूवेनहुक मार्क करें, या इनका नाम लिखें या उनका नाम लिखें। तो आपको रॉबर्ट हुक लिखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने करा था। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल कैसे डिस्कवर करे थे, तो पॉन्ड वाटर, ठीक है, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उनको वहां पे कुछ मूव करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए थे, तो उन्होंने उसको बोला कि सेल लिविंग भी हो सकता है। अच्छा जी, सो व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? मैंने यहां पे आंसर्स आप लोगों के लिए जानबूझ के लगाए कि आप लोग एटलीस्ट एग्जाम में आपको पता हो कि क्या लिख करके आना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रटना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो या उसका आंसर आपको जब सीखना होता है तो कैसे सीख सकते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, सबको बेसिकली पता है कि हमारी जो जो सेल होता है वो बॉडी फॉर्म करता है, या हमारा जो सेल का बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल। तो सेल जो है एक तरीके से बेसिक कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, या बेसिक एक यूनिट है जिससे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो फंक्शंस हमारे सेल परफॉर्म करते हैं वही फंक्शंस हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू परफॉर्म करते हैं, और वीकेंड से हम परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ फंक्शनल यूनिट। तो अगर आपको हिंदी में ये पता है ना बात, तो आपको कभी इसका आंसर भूलेंगे नहीं। अगर आपको हिंदी में आंसर्स आते हैं तो आप उसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेल जो है इज बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड जो होती हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सम टोटल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इट्स सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने? सेल के बने हैं। एंड सेल जो है बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने और सेल बेसिक बिल्डिंग यूनिट भी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मोर ओवर, जो एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, या जो भी सारी चीजें हो रही है,
ठीक है। तो मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर मसल सेल है, उससे मसल टिश्यू बना है, तो उस वजह से मैं मूव कर पा रहा हूं। तो जो एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो किसका सम है या किसकी वजह से हो रही है? टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। सेल थ्योरी का क्वेश्चन मतलब हो सकता है आगे मैंने डाला हो, ठीक है, और अगर नहीं डाला तो आपको मैं बता दूं कि सेल थ्योरी भी ना आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी पढ़ लेना। जो भी आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में दे रखी है सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो न्यू सेल्स होते हैं अराइज करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो 3 जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। चलो जी आगे आते हैं। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बस इतना ही था आंसर इसका, ठीक है। जज्बात समझ गए होगे तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहलाती है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही पास हो सकती हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही पास हो पाती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ किसका बना है? लिपिड्स का बना है, प्रोटीन्स का बना है, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। हु अलाउस या हु सेलेक्टिवली अलाउस द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू सेल एंड एग्जिट ऑफ सम अदर सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। आई बात समझ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट जो होती है सब्सटेंस की अपने हिसाब से करवाती है, अपनी मर्जी से, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों की एंट्री और एग्जिट करवाती है। परमिएबल क्या होगा? जिसके अंदर सबकी एंट्री हो जाए। सेमी परमिएबल क्या होगा? जो एक तरीके से कह सकते हैं कुछ को आने दे रहा है, कुछ को जाने दे रहा है, ठीक है। सेलेक्टिवली क्या है? कुछ स्पेसिफिक को ही आने दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक को ही जाने दे रहा है। दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, नाउ आगे आते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन? सो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसकी? सेल की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? तो अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, देन सच सेल वुड नॉट सर्वाइव एनी मोर। ऑल कंपोनेंट ऑफ दैट सेल आर डाइजेस्टेड अपॉन बाय इट्स लाइसोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर रोज पता नहीं कितने सेल बनते हैं, कितने सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई सेल मर रहा है, बूढ़ा हो गया है, तो उसको क्या करेंगे? जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। तो वो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और फटने की वजह से उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो हमारे सेल के ऑर्गेनेलिस को या सेल के कंपोनेंट्स को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देती हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs भी प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि WBCs जो हैं उनका ये काम है कि वो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनसे लड़ते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। जी हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, गलत नहीं लगता। लेकिन WBCs साथ साथ ही जो अगर कोई बेकार सेल है, कोई मतलब बूढ़ा सेल है, कोई खराब हो चुका है सेल, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने में, उसको भी खत्म करने में हेल्प करते हैं ताकि वो बाकी सेल्स को प्रॉब्लम ना करे फंक्शन करने में। ओके, चलो जी, बहुत सही। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? अब देखो इस क्वेश्चन का ना हम लोगों को आंसर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाएगी तो सेल के अंदर कुछ भी आएगा, कुछ भी जाएगा, है ना भाई? ये समझ लीजिए कि आपकी सोसाइटी के बाहर जो गेट बैठता है या आपके स्कूल के बाहर जो गार्ड जी बैठते हैं, तो वो स्कूल के बच्चों को आने देते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चों को तो आने नहीं देते। अगर वो गार्ड अंकल एक दिन नहीं आए तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, और वो हो सकता है स्कूल का माहौल खराब कर दे। उसी तरीके से अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, या बाहर चले जाएगा, जो भी होना होगा अंदर आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? जो सेल है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
So the rupture or breakdown of cell plasma membrane indicates that cell is damaged, and in such condition क्या होता है, lysosomes जो होते हैं of damaged cells may burst and digestive enzymes present in these lysosomes would digest their own cell. This will result into death. तो अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर है या टूटी हुई है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि सेल जो है डैमेज्ड है। ओके, और उस कंडीशन में जो लाइसोसोम्स होते हैं डैमेज सेल्स के, वो क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं लाइसोसोम्स के अंदर वो रिलीज हो जाती हैं और वो सेल की पूरी डेथ करवा देती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी अपैरेटस। अब अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? वो चीजों को पैक करता है, मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी अपैरेटस इज लाइक अ, कह सकते हैं पोस्टमैन, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कोई प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, उनको वेसिकल्स में पैक करता है, जहां पे जरूरत होती है वहां पे उनको भेज देता है, या उनको मॉडिफाई करता है, जहां पे भेजना होता है भेज देता है। दूसरी बात, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस करता है। सो अगर गोल्जी अपैरेटस नहीं हुआ तो लाइसोसोम तो नहीं बनेगा, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स भी नहीं हो पाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन करता है तो मॉडिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस इंक्लूड्स स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, छोटी छोटी बॉल्स में। इफ देयर वाज नो गोल्जी अपैरेटस फॉर अ सेल, देन ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वाला फंक्शन, मॉडिफिकेशन वाला फंक्शन, पैकेजिंग वाला फंक्शन एंड डिस्पैच यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वाला फंक्शन जो है विद इन एंड आउटसाइड द सेल वुड बी इम्पॉसिबल। मुश्किल था? नहीं था, आसान था। ठीक है, जितने भी फंक्शंस होंगे सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस के, स्टोरेज वाला, मॉडिफिकेशन वाला, पैकेजिंग वाला, ट्रांसपोर्ट या डिस्पैच वाला, सब के सब खराब हो जाए, मतलब सबके सब होंगे ही नहीं, इट दे वोंट टेक प्लेस। ओके, चलो जी, नेक्स्ट यहां पे बोला गया है, हाउ डू substances like CO2 and water moves into and out of the cell। सो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको उसके भी दिखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, जो मतलब ब्लू बॉक्स वगैरह होता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स जो होता है उसमें से भी है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि मेरे को याद है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन सेल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन जो है ना, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। मेरे से बच्चे पूछते हैं कि भैया डिफ्यूजन जो है हमारा वो ऑस्मोसिस से किस तरीके से डिफरेंट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ना ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बस ये कि ऑस्मोसिस जो होता है वर्ड, वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर वगैरह के लिए, ठीक है। एंड डिफ्यूजन जो होता है वो हम किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो गैसेस हो, कोई आयन, सॉलिड आयन हो, ठीक है। तो मतलब सॉलिड और कह सकते हैं आयंस के लिए और गैसेस के लिए हम डिफ्यूजन यूज करते हैं, एंड वाटर के लिए भी यूज द वर्ड ऑस्मोसिस। फंडा दोनों में सेम ही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, सो डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, CO2 is formed inside cell due to respiration and it accumulates in the cell, so its concentration is high in the cell। CO2 जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बनती है, कैसे बनती है, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और यहाँ पे फिर CO2 प्लस में H2O और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो CO2 रिलीज हो रही है ये सेल के अंदर इकट्ठी होती रहती है और इसी को बाहर निकालना है, तो इट एक्यूमुलेट्स इन सेल और उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड O2 जो है यूटिलाइज हो रही है, देखो CO2 जो है वो बन के रिलीज हो रही है एंड O2 जो है वो इसको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है, तो O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, O2 is utilized in the cell during respiration, therefore its concentration decreases inside the cell while remain comparatively high in surrounding में high रहती है।
तो इस वजह से सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू सराउंडिंग। अगर वहीं पे हम बात करें ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है कंपेयर टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है एंड CO2 जो है वो बाहर जाता है। सिंपल, ठीक है। चलो जी, अच्छा, फिल इन द गैप्स या डिफरेंसेस बिटवीन, मतलब ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताना, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। चलो जी, प्रोकैरियोटिक जो होता है हमारा, ये सेल का साइज कैसा होता है, ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्मॉल साइज्ड है। हमारे यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं थोड़े से लार्ज होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यहां पे हम लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट देखने को मिलती है, एब्सेंट होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस सब एब्सेंट है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, ऑर्गेनेलीज जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट, ओके। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियर NuCl, NuClear मेम्ब्रेन जो होती है ये भी एब्सेंट होती है। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक का, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में आप साइटोप्लाज्म, या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में अंदर आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट यहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है। बाकी डायमेंशंस वगैरह आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से आप लोग लिख सकते हो। चलो नोट करो। ओके जी। हाँ, सॉरी, बीच बीच में मेरे को खांसी आ रही है, थोड़ा सा सिस्टम खराब हो रखा है ना बॉडी का। हाँ, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लांट सेल्स जो होते हैं हमारे, उनके पास सेल वॉल होती है। एनिमल सेल जो होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल जो होते हैं उसके अंदर हम लोगों को एक, मैं प्लांट का लिख देता हूं, एनिमल का आप खुद से लिखोगे, ठीक है। प्लांट के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलता है। क्या बात है, प्लांट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है बड़ा सा वैक्यूल। क्या बात है, ओए होए। प्लांट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट हमारे एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। और क्या देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, और तो पता नहीं ठीक है, नहीं पता है मेरे को, रुको। सेल वॉल हो गया, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बाकी ऐसा कुछ अलग होता नहीं है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। मतलब गोल्जी अपैरेटस की जगह डिक्टियोसोम्स होते हैं, लेकिन डिक्टियोसोम्स तुम्हें समझ आएंगे नहीं अभी, तो अभी के लिए 3 चीजें मेंशन कर देते हैं, ज्यादा मुश्किल एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आएगा नहीं, ओके। और क्या कर सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं हम लोग। सेल वॉल हो गया। कभी कभी ना ऐसा होता है कि तब देखो, मैं तो पढ़ के ऐसा हो ना कि बुक खोल करके रीड करा मैंने, फिर सारे क्वेश्चंस वो कर रहा हूँ, तो जब मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ अचानक से पॉइंट याद नहीं आता। मेरे को आगे पॉइंट याद आ जाएगा इसका। सेल वॉल हो गया, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और तो ऐसा कुछ होता नहीं है,
ठीक है, काफ़ी है। अच्छा देखो, डिक्टोजोम्स के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये मत लिखना क्योंकि ये आप लोगों की समझ के बाहर है, ठीक है। जो 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन करे बस वही लिख देना। ये एक पॉइंट ये वाला बता दूं, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोलर एब्सेंट। देखो अगर किसी को, पहली बात तो ये वाला बता देता हूं मैं, ये वाला मत लिखना, ठीक है, 4th मत लिखना और ये लास्ट वाला भी मत लिखना। कौन सा लिख देना? 1st, 2nd, 3rd, 5th। अब डिक्टोजोम्स होता क्या है? गोल्जी अपरेटस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ साथ पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक कॉम्प्लेक्स जो था जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट एंड सैक लाइक बैग्स थे, या फ्लैट एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स थे, फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उसको हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस बोला था, ठीक है। डिक्टोजोम आप कह सकते हैं जब गोल्जी अपरेटस का इंडिविजुअल बैग प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं सिंगल जब बैग प्रेजेंट होता है गोल्जी अपरेटस का, उसको हम डिक्टोजोम कहते हैं। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डिक्टोजोम्स, जब बहुत सारे डिक्टोजोम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। तो एनिमल के अंदर हम लोगों को बहुत सारे डिक्टोजोम्स साथ में देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? गोल्जी अपरेटस। प्लांट्स के अंदर वो सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक कहीं एक कहीं एक कहीं कहीं ऐसे करके वो प्रेजेंट होता है। तो प्लांट के अंदर उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिक्टोजोम मेंशन कर रहे हैं। तो गोल्जी अपरेटस और डिक्टोजोम्स में कुछ फर्क नहीं है। गोल्जी अपरेटस के अंदर बस बहुत सारे डिक्टोजोम्स साथ में है। जब एक अकेला ऐसे डिक्टोजोम्स, वो फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर जब अकेले अकेले पड़े होते हैं, सो वी कॉल देम डिक्टोजोम्स, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नीचे वाला पॉइंट अभी मत पढ़ना, सेंट्रोल एंड सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर वाला, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? इंपॉर्टेंट है वैसे, इस वाली क्लास में रहने दो, ये ना मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि मतलब उसमें आता है, क्लास 10 में पूछा जाता है, इसको रहने दो। नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, they are specialized to perform a particular function like muscle cells in our body form the muscle tissue that bring about body movement। अब एक चीज ना मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है, वो क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। जाइलम की अगर मैं बात करूं एंड फ्लोएम की मैं बात करूं, आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही है। जाइलम के अंदर हमारे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फाइबर, तो वहाँ पे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, फिर क्यों उसको टिश्यू बोल रहे हैं। फ्लोएम के अंदर हमारे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फिर क्यों उसको हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं। सी, टिश्यू का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है दैट इज टिश्यू शेयर करते हैं क्या? सिमिलर ओरिजिन। अगर स्ट्रक्चर सेम ना हो तो भी चलेगा, बट ओरिजिन सेम होना चाहिए। जाइलम के जितने भी सेल्स हैं, चाहे ट्रैकीट्स, वेसल्स, कंपेनियंस, ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, पेरेन्काइमा, सबका ओरिजिन सेम है, ओरिजिनेट एक पर्टिकुलर सेल से ही हुए हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। ओके, उसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी सेल्स अलग अलग हैं बट ओरिजिन एक सेम है, तो कॉमन ओरिजिन होने की वजह से हम क्या बोल देते हैं कि वो एक टिश्यू है, कॉमन ओरिजिन है, एंड सारे कलेक्टिवली मिलके फंक्शन भी एक ही परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, या अगर जाइलम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो जी, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं अपने? पेरेन्काइमा, ठीक है, एंड उसके बाद कोलेनकाइमा, एंड लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। सो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं लिखना है, मतलब ये तो एक क्वेश्चन जस्ट फॉर हिंट था, ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आ रहा तो ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मान के चलो कि 3 मार्क्स में है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम की जगह लिख देते हैं एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सो पेरेन्काइमा के बारे में आप लोगों को पॉइंट्स बताने होंगे सारे के सारे, कि पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड करता है, फंडामेंटल प्लांट टिश्यू है। कोलेनकाइमा, अच्छा, थिन सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी है, लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। कोलेनकाइमा जो होता है हमारा थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स पे
डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, और यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा में लिखना होगा कि डेड सेल है, मैकेनिकल टिश्यू है, इसके सेल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन बढ़िया से। और अगर थोड़ी सी शिद्दत हो तो एग्जाम में, जैसे मतलब बच्चे ना यूजुअली अवॉइड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज, यहाँ पे बच्चे लिख देंगे 4-4, 5-5 पॉइंट लिख देंगे, कुछ कुछ होंगे जो 6-7 पॉइंट्स भी लिख देंगे, लेकिन एक डायग्राम क्या कहते हैं बनाने में थोड़ी सी उनको तकलीफ हो जाती है। मेरा यह मानना है कि बायोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों को नहीं बोला गया है डायग्राम बनाने का, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे डायग्राम बनाया जा सकता है तो बना दीजिए। एक रिप्रेजेंटेशन जो है आंसर का वो अच्छा हो जाता है, एग्जामिनर को लगता है कि चलो ठीक है बच्चे ने डायग्राम्स बनाए हैं। तो कहीं पे अगर आधा नंबर आप लोगों का कट रहा होता है और आपने डायग्राम बना करके उसको अच्छे से लेबल कर रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, आधा नंबर नहीं काटते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो पेरेन्काइमा का क्रॉस सेक्शन बना के आ सकते थे, कॉलेनकाइमा का क्रॉस सेक्शन बना सकते थे, और स्क्लेरेन्काइमा का भी क्रॉस सेक्शन बना सकते थे। इट वुड हार्डली टेक क्या कहते हैं आपका 2 से 3 मिनट लगता, तीनों डायग्राम्स बन जाते। तो बस मैं ये सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, मतलब अभी के लिए नहीं, मतलब यूनिवर्सल, मतलब 9th में, 10th में, 11th में, 12th में कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, और आप बायो आपके पास है, कोई भी ऐसा मतलब सब्जेक्ट आपके पास जिसमें डायग्राम्स की जरूरत होती है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है वो, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यूज, नेम देम। तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं हमारे कितने एलिमेंट से बने हैं? 4 एलिमेंट से बने हैं, और वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं हमने पढ़ लिए थे अभी, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बता सकते हो वेसल्स के बारे में, ट्रैकीड्स के बारे में बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया भी है, एनसीईआरटी भी हम लोगों ने डिस्कस करी है। टिश्यू का वन शॉट आपको चैनल पे मिल भी जाएगा, तो अगर किसी बच्चे को टिश्यू रिवाइज करना है तो देख सकते हैं, ठीक है। लर्न एंड फन 10th वाले चैनल पे भी है, और 9th वाले पे आपको सेल का मिल जाएगा, तो आप 10th वाले पे टिश्यूज का वन शॉट देख सकते हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं, ठीक है, जो किसके बने हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं? जो हमारे बने होते हैं सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे जाइलम और फ्लोएम हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। एंड ये किसके बने हैं? ये बने हैं बेसिकली अपना क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के, ठीक है। इसमें अपने को वेसल्स, ट्रैकीड्स, सब पेरेन्काइमा, फाइबर्स देखने को मिलता है, वहाँ पे सीएफटीज, कंपेनियन सेल्स वगैरह होते हैं। सिंपल टिश्यूज आप लोगों के सामने ये थे, यहाँ पे हम लोगों ने करे थे, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सारे के सारे ये बने हुए किसके? सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज के, तो उनका कॉमन वो है। ओके चलो ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी होता है हमारा, दैट इज CO2 and O2, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। सो स्टोमेटा जो है मोस्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, पंप करती है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड पंपिंग नीड्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। हमारा हार्ट जो है रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। पहले हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर नीचे वाला, फिर से ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, तो एक पंप की तरह। ऐसा नहीं कि हार्ट बस पिचक जाता है बीच में से तो वो तो हर डायरेक्शन में ब्लड चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाला रिलैक्स करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रिलैक्स करता है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब ऐसे चलता रहता है। रिदम में हमारा हार्ट जो है बीट करता है, आप लोगों ने सुनी भी होगी बीट को। अगर हाथ पे फील करना चाहोगे, यहाँ पे भी फील कर सकते हो अपनी इस तरफ, लेफ्ट हैंड पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, यहाँ पे नेक में भी कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उसमें भी फील कर सकते हो, तो आपको एक बीट सुनाई देगी। तो रिदम पे हार्ट हमारा जो है वर्क करता है, या रिदम से एक फंक्शन करता है,
तो वो रिदम मेंटेन करने के लिए कार्डियक मसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो पंप करता है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंपिंग नीड्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स थ्रू आउट द लाइफ विदाउट एनी फटीग। और बिना फटीग के, फटीग का मतलब होता है थकान, तो बिना थकान के ये पूरी जिंदगी ऐसी वर्क करता है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, सारी मतलब जैसे कि आप सोते भी तो आपकी बॉडी की मसल्स को रेस्ट मिल जाता है, आंखों को रेस्ट मिल जाता है, लेकिन आपका हार्ट फंक्शन कर रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हार्ट की एक्टिविटी हमारी वैसी ही रहती है। हमारा हार्ट एक मतलब मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। अब ठीक है, आप तेज भाग रहे हो, जब मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो जब से आप पैदा हुए तब से अभी तक है, वो 72 तो रही है, थोड़ी सी कम हो गई होगी बट इतनी तो रहती है, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ती है, कम तो कम ही होती है ना। और जबकि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, आँखों को भी रेस्ट मिल जाता है, हाथ पैरों को भी रेस्ट मिल जाता है, ब्रेन को भी रेस्ट मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी भी, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ख़त्म ही हो जाता है। तो ब्रेन अगर पूरा वर्क करना ही बंद कर देगा फिर तो हार्ट का क्या ही वो है, बट फिर भी सो ब्रेन और हार्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं। चलिए जी आगे आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग। स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू होता है। बार्क में कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। बोन में कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, क्यूबॉइडल टिश्यू, वैस्कुलर बंडल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों के एक एक मार्क्स में आ जाते हैं, तो उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए जी अगला सवाल, व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मैं आप इसको समझा देता हूँ, आप इसको बाद में देख करके लिख लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनके पास डिवाइड करने की पावर हो। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, जिनके पास डिवाइड करने की पावर ना हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कोई भी स्पेसिफिक शेप या फंक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन परमानेंट टिश्यू के पास एक स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं, है हमारे प्लांट सेल, बट इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर यहाँ पे हम लोगों को वैक्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दे हैव अ स्पेसिफिक शेप, दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक के पास दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन, ये डिवाइड कर सकते हैं। इनकी वॉल थिन होती है, इनकी वॉल थिक होती है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स जो है आपको लिखने इसमें मेंशन्ड है, ओके। चले जी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन जो होता है तो ये बोन को मसल से कनेक्ट करता है, लिगामेंट दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये दो मोस्ट मतलब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है टेंडन्स के और लिगामेंट्स के, ठीक है। सो उसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं कुछ, उनका डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। सेल में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डायग्राम थोड़ा बहुत आना चाहिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेना, बस सेल वाली ड्रॉ करनी है एक्स्ट्रा, और तो कुछ ड्रॉ नहीं करना, तो एक बारी वो भी देख लेना। अच्छा, कार्टिलेज और बोन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमारी जो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि कान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर एब्सेंट होती हैं। मैट्रिक्स उसका बना है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बोन्स हार्ड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। बोन्स के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ना पोर देखने को नहीं मिलते आपको। ब्लड वेसल्स बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स किसका बना है, कैल्शियम का, और असल में कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स का होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम दे रखा है, बट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है ना, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम गलत दे रखा है। थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, बट ज़्यादातर कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स होता है, ठीक है। चलो जी आगे, डिफाइंड ड्यू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल के पास स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन आ जाए, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द फंक्शंस आर टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। According to function of these cells, they become morphologically different.
दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो चाहे वो एक एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, जो सेल्स जब ग्रो कर रहे होते हैं, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जैसे मान लो हार्ट के सेल्स हैं, उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन आया, लंग्स के सेल्स हैं, उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन आया, किडनी के सेल्स उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन आया, स्टमक के सेल्स उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन आया, लेकिन सारे के सारे बने किससे? एक छोटे से जायगोट से ही बने हैं, एम्ब्रियो से ही बने हैं। तो ये जो सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडेप्ट करना, फिर उसके बाद ग्रो होना एंड उस फंक्शन को परफॉर्म करना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, सो अभी इस सेशन के अंदर हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को और मतलब ऐसे अभी क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम आपके आसपास है तो बता देना। ठीक है, एक और क्या कहते हैं, मैं सेशन में आपको ये वीडियो शेयर कर मतलब बना के दे दूंगा, उस वाली वीडियो को भी देख लेना। 2-3 वीडियोस के अंदर आप लोगों के बायो वाले पोर्शन की तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो जस्ट मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई हमें एक और वीडियो बना देना, हम आपके लिए भेज देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।